नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, एक बड़ी बढ़िया सी कहावत है कि नाव किनारे आकर डूबे तो गम नहीं होता, गम तो तब होता है जब मल्लाह ही नाव में छेद कर जाए। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वो खबर नहीं सुनी? दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ जाते जाते पीएम मोदी का काम सेठ कर गए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अगर धनखड़ कुछ दिन और राष्ट्रपति रह जाते तो मोदी की कुर्सी ही खा जाते। इस बात की मोदी को भनक लग गई, इसीलिए पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से जबरदस्ती इस्तीफा करवा लिया दोस्तों। लेकिन जो काम धनखड़ करना चाहते थे वह काम करके चले गए हैं दोस्तों। यह खबर सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर शुरू से लेकर अंत तक के रहस्यों का पोस्टमार्टम करते हैं। और हाँ, वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, खबर यह है कि पिछले कुछ महीने से उपराष्ट्रपति धनखड़ यानी पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने सरकारी बंगले पर देश के बड़े बड़े विपक्षी दलों के नेता को बुला रहे थे। उनके साथ बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे और इत्तेफाक से ये जो मीटिंग कर रहे थे वो बातें गुजरात लॉबी तक पहुंच रही थी, यानी मोदी और शाह तक वो बातें पहुंच रही थी धनखड़ की जो भी प्लानिंग कर रहे थे वो। और आज एक बड़े पत्रकार जो बीजेपी बरसों से कवर कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अपने बंगले में धनखड़ साहब ने विपक्ष के एक नेता से कहा कि मैं मीटिंग अरेंज कर देता हूं, आप जाइए नायडू बाबू से मिलिए और उन्हें समझाइए कि वो समर्थन वापस लें, यानी मोदी सरकार से समर्थन वापस लें। अब यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बीजेपी कवर करने वाले आज तक के नामी गिरामी रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा कह रहे हैं। सुनिए, आप उनको सुन लीजिए। आप किसी को कह दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू को आप जाके मैं बात कर लेता हूं, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको समझाइए कि समर्थन वापस ले लें। अब जाहिर तौर पर नायडू की बात इसलिए हुई होगी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से नायडू साहब भी जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं, मोदी के फैसलों से नाराज दिखते हैं। पार्लियामेंट में सीटों के बंटवारे का उन्होंने खुलकर विरोध किया। बिहार में जो गड़बड़ हो रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, उस पर तो इतना ज्यादा जो है वो बिफर गए मिस्टर नायडू की उन्होंने आयोग को चिट्ठी ही लिख दी। पूरी तरह से मोदी की स्कीम को गलत बता दिया। जाहिर तौर पर मिस्टर नायडू मंजे हुए खिलाड़ी हैं और मोदी का ये जो ग्राफ है, उनका जो जादू है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसका जो गिरता ग्राफ है, उसको नायडू भी समझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नायडू समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। अब नायडू आगे क्या करेंगे? धनखड़ के बंगले का मिजाज अचानक बदल गया। जहां पहले संघ की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां विपक्ष की खामोश साजिशें बुनती दिखीं। 15 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे का रेड कारपेट वेलकम कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं था, वो एक संकेत था, वो एक चुपचाप बगावत थी। और फिर 20 जुलाई को केजरीवाल, वही आदमी जिससे मोदी जी व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, वो भी धनखड़ के यहां लंबी मीटिंग करता है, बंद दरवाजों में, कैमरे बाहर, बातें भीतर। क्या मोदी और शाह को यह सब रास आया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद धनखड़ हिमाचल गए, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिले। कर्नाटक में डीके शिव कुमार से लंबी मुलाकात, फिर पुडुचेरी में नारायण स्वामी, फिर जयराम रमेश, राहुल गांधी के आंख कान। इन सब मुलाकातों ने साफ कर दिया कि धनखड़ सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार निभा रहे थे, ऐसा सोचना मासूमियत होगी। यह विपक्षी लामबंदी थी, वो भी एक ऐसे इंसान के जरिए जो खुद उपराष्ट्रपति हो। और यही बात मोदी को खटक गई। अप्रैल में अंबेडकर जयंती के मौके पर दोनों आखिरी बार मंच साझा करते दिखे और वहां उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कह रही थी कि अब ये रिश्ते नाम मात्र के बचे हैं। मोदी इधर देख रहे थे, धनखड़ उधर। फिर जो हुआ वो पूरी तरह तयशुदा स्क्रिप्ट लगती है। कोई कैबिनेट मंत्री अब धनखड़ से मिलने नहीं जाता। और जब कांग्रेस ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट नोटिस दिया तो धनखड़ ने उसे मंजूर कर लिया। मोदी को यकीन हो गया कि अब यह आदमी नियंत्रण में नहीं रहा। वही उपराष्ट्रपति जो कभी उनका मुरीद था, अब उनका सबसे असहज पड़ोसी बन गया है। तुरंत राजनाथ सिंह के घर मीटिंग बुलाई जाती है, बीजेपी सांसदों का हुजूम लगता है और प्लान बनता है, या तो इस्तीफा दो या हटाए जाओ। धनखड़ को भी बात समझ आ गई और बिना अपॉइंटमेंट सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, बीमारी का बहाना बनाकर, और इस्तीफा थमा आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। दरअसल धनखड़ मूल रूप से बीजेपी के नेता नहीं थे, वो समाजवादी धारा से आए थे, कांग्रेस में रह चुके थे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से उनके रिश्ते पुराने और मजबूत थे। मोदी से अनबन के बाद उन्होंने दो बातों को भांप लिया था। एक, नीतीश अब ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दो, नायडू भी कई फैसलों से नाराज हैं, यानी एनडीए की दोनों बैसाखियां कमजोर हो रही हैं। यहीं पर धनखड़ का असली खेल शुरू होता है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को संकेत दिया, नायडू से बात करिए, समर्थन हटवाइए, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी।
ये प्रस्ताव, ये जुगाड़ अगर सच में पूरा हो जाता तो मोदी सरकार के लिए स्थिति वाकई संकटपूर्ण हो जाती। है खेल चलता रहा पर्दे के पीछे, लेकिन मोदी और शाह को भनक लग चुकी थी कि उपराष्ट्रपति अब अपना नहीं रहा, अब वो सत्यपाल मलिक बनने की राह पर है। अब सवाल यह है कि क्या धनखड़ वाकई सामने आकर बोलेंगे? क्या वो भी टीवी पर बैठकर बताएंगे कि किसने क्या कहा? क्या उनके पास भी पीएमओ की वो फाइलें हैं जिनका जिक्र सत्यपाल मलिक करते हैं, या फिर उनके खिलाफ शुरू होगी सिस्टम की वापसी, ईडी, सीबीआई और राजनीतिक चरित्रहरण? दोस्तों, अब असली सवाल जो धनखड़ जाते जाते फंसा गए कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी नाम की पार्टी अब भी कोई राजनीतिक संगठन है या फिर सिर्फ दो लोगों का अघोषित कारखाना बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जाते जाते उपराष्ट्रपति धनखड़ मोदी शाह की इस फैक्ट्री के प्लांट में आखिर कौन सा ऐसा पेंच ढीला कर गए जिससे पूरी मशीनरी चरमराने लगी है। आप सोच रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जनाब, जब इस्तीफे के पीछे खामोशी की गूंज सुनाई दे तब समझिए कि वहां कोई धमाका हुआ है। जगदीप धनखड़ ने कागजों में भले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में बीमारी नहीं, बेचैनी की अफवाहें घूम रही हैं। कौन नहीं जानता कि धनखड़ को पहले मोदी शाह की मंशा का प्रतीक माना जाता था। वही धनखड़ जब अचानक इस्तीफा देकर निकल लिए तो पीछे सवालों का गुबार छोड़ गए और मोदी के लिए संकट की घंटी बजा गए। अब बीजेपी कह रही है कि अध्यक्ष का चुनाव रोका गया है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद खाली है और स्थिरता चाहिए। वाह रे स्थिरता! जब सत्ताधारी पार्टी खुद स्थिरता का बहाना बना ले तो समझ जाइए कि असली वजह अंदर से हिल चुका सिंहासन है। सूत्र कह रहे हैं कि जितनी देरी हो रही है उतनी ही गहराई से फूट बढ़ रही है। बीजेपी अब गुटों का अखाड़ा बन गई है। हर नेता अपनी लॉबी बना चुका है और ऊपर से अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन रही क्योंकि मोदी और शाह अब भी किसी को इतना मजबूत बनाना नहीं चाहते कि वो कल को चुनौती दे सके। और ये वही पार्टी है जो दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी अपने अध्यक्ष का नाम तक तय नहीं कर पा रही। जिस संगठन के पास 303 सांसद हों वो एक नाम पर फाइनल नहीं कर पा रहा। दरअसल बात नाम की नहीं, बात है कुर्सी के नीचे की जमीन खिसकने की। धनखड़ के इस्तीफे ने न सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी को खाली किया है बल्कि बीजेपी की साख को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या ये वही धनखड़ नहीं थे जो ममता बनर्जी से तलवारें भांजते थे, जिन्हें मोदी शाह ने पश्चिम बंगाल में मिशन चलाने के लिए आगे किया था? और जब वही शख्स एक अजीब खामोशी के साथ इस्तीफा देकर चला जाए। अब यह भी सुनिए, जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन नया अध्यक्ष कौन होगा इस पर मौन है मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे केवल संगठन नहीं संभालना होगा, उसे मोदी शाह की 2029 की सत्ता यात्रा की चौकीदारी भी करनी होगी। और यही डर है, अगर ज्यादा स्वतंत्र चेहरा लाया गया तो कहीं वो 2029 में आजाद न हो जाए, इसलिए नाम पर सहमति नहीं बन रही। संघ की तरफ से भी इशारे मिल चुके हैं कि उम्र की सीमा तय हो। मतलब साफ है, न बीजेपी में लोकतंत्र बचा है न नेतृत्व का विकल्प। और अब देखिए, बिहार चुनाव नजदीक हैं, बंगाल में फिर घमासान शुरू होने वाला है और इसी बीच अध्यक्ष की कुर्सी खाली, ऊपर से उपराष्ट्रपति भी नहीं है। अब क्या होगा? क्या संघ अपनी चाल चलेगा? क्या संघ नेतृत्व पर दबाव बनाएगा? क्या नया अध्यक्ष संघ की मर्जी से आएगा या मोदी शाह के नोटिफिकेशन से? इतना तो तय है कि धनखड़ ने जाते जाते एक ऐसी बिसात बिछा दी है जहां मोदी शाह को हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ेगी। यह भी तय है कि अब बीजेपी के भीतर की दरारें छुप नहीं सकती। और अब तो कार्यकर्ता भी सवाल करने लगे हैं कि क्या यह पार्टी अब दो लोगों की डिक्टेटरशिप बन चुकी है। बीजेपी के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो एक ऐसा अध्यक्ष लाया जाए जो पूरी तरह से रबर स्टैंप हो, या फिर ऐसी लड़ाई झेले जो पार्टी को दो हिस्सों में बांट दे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यह जो फैसला बार बार टाला जा रहा है, यह टालमटोल नहीं, यह डर है, सत्ता खोने का डर। और यही डर इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी सच्चाई है।